हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम द्वितीय टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। और हमने कल जो है वो सुबुक्तगीन को लेकर चर्चा की थी, तुर्कों के बारे में चर्चा की थी। किस प्रकार भारत में जो तुर्क हैं वो प्रवेश करते हैं, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, पिराई को हमने पढ़ा था। और हमने जाना था कि कैसे भारत में इनका प्रवेश होता है, कैसे ये जयपाल को परास्त करके आगे बढ़ते हैं। उसी संदर्भ में उसी को आज हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे छात्र भी ऐसे हैं जिनको इसकी सूचना नहीं है, तो आप लोगों को उनको बताना है ताकि वो पीछे ना रह जाएं। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और उसकी जो पीडीएफ थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, लेकिन हो सकता है तुम्हें ना पता चला हो। फिर भी जो कमेंट सेशन होता है उसके ऊपर मैं इसको पिन कर देता हूँ, वहाँ से भी तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको तुम कॉपी में राइट कर सकते हो, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है पीडीएफ में। उसकी जो हेडिंग है उसको बना के आसानी से तुम अपनी कॉपी भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आज जो है हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। महमूद गजनवी बड़ा फेमस नाम है और इतिहास में इसका अलग महत्व है। बड़ा ही पराक्रमी शासक था। अपनी क्षमताओं के आधार पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विरासत में इसे एक छोटा सा साम्राज्य मिला था, इसने उस साम्राज्य को एक बड़े भूभाग में तब्दील कर दिया और एक महान साम्राज्य की ये क्या करता है, स्थापना करता है। तो चलिए हम जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में कि आखिर महमूद गजनवी था कौन, कहाँ से आया, कहाँ का राजा था और कैसे कैसे इसने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो कल हमने जिस सुबुक्तगीन को पढ़ा था, तो उसी सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी जो था इसी का बेटा था सुबुक्तगीन का। और सुबुक्तगीन के बारे में कल हमने चर्चा की थी, ठीक है। देखिए, जो महमूद है इनका जन्म जो है वो 971 ईस्वी में होता है। 2 नवंबर 971 ईस्वी को होता है। इनके पिता जो थे वो पहले से ही एक अच्छे योद्धा थे, तो उन्होंने इन्हें बचपन में ही जो धार्मिक शिक्षा है वो देना प्रारंभ कर दिया। इस्लाम की जो शिक्षा है वो इन्हें दी और इनको युद्ध कौशल सिखाया, शासन संचालन सिखाया कि किस प्रकार एक साम्राज्य को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें इनको क्या है, पारिवारिक रूप से मिलती हैं, क्योंकि परिवार में एक माहौल होता है राजा के घर में, तो वो उस चीज़ को सीख जाता है। एक सुनार का बेटा ऑटोमेटिकली वो काम सीखता है। जिसके घर में गाड़ी होती है, जिसके घर में कोई वाहन होता है, तो वो अपने आप उसको धीरे धीरे चलाना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बचपन से ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होने लगी। आपको याद होगा जब जयपाल के विरुद्ध अभियान चलाया था, तो इसने अपने पिता की मदद की थी और इसके पिता ने इसके पराक्रम से प्रभावित होकर इसको खुरासान का क्या हुआ, सूबेदार नियुक्त कर दिया। आपको मालूम है खुरासान कहाँ है? देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप में आपको ये खुरासान दिख रहा है। खुरासान जो था इतिहास में अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, इस बड़े भूभाग में उस समय ये फैला हुआ था। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के पश्चात इनके जो पिताजी हैं, जो सुबुक्तगीन थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु जब हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के पश्चात जो इनके दरबार में जो अमीर थे, जो मंत्री थे, वो नहीं चाहते थे कि महमूद गजनवी क्या बने, राजा बने, क्योंकि ये उनकी बातें नहीं मानता था। तो उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र किया। और षड्यंत्र के तहत इसका छोटा भाई था इस्माइल, ठीक है। इसका छोटा भाई था इस्माइल, उसको कहा कि भाई तू राजा बन जा, हम तेरे साथ हैं, और तेरा जो भाई है उसके खिलाफ विद्रोह कर दे। तो इसके छोटे भाई ने भी उनकी बातों में आ गया और उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया और पिता की मृत्यु के तुरंत बाद खुद राजा बन बैठा। लेकिन महमूद गजनवी जो था वो शुरू से एक अच्छा योद्धा था। इस्माइल को बैठा तो दिया, लेकिन जब गृह युद्ध हुआ दोनों भाइयों में, तो ज़्यादा दिन इस्माइल जो है इसके सामने टिक नहीं पाया और उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध में पराजित हुआ। और महमूद गजनवी जो है वो क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, ठीक है।
तो महमूद गजनवी क्या बन गया, राजा बन गया। अब राजा बनते ही इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का विचार किया और इसका जो साम्राज्य था वो पहले दूसरे राज्य के अंतर्गत आता था, यानी कि बुखारा साम्राज्य जो था उसके अधीन इसका राज्य समझा जाता था। इसने सोचा कि मैं अपने राज्य को क्या कर लूँ, स्वतंत्र कर लूँ। और आज जो बुखारा जो साम्राज्य है, आज जो बुखारा क्षेत्र है वो पड़ता है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में कहाँ पड़ता है, बुखारा। आगे देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा और साम्राज्य विस्तार। शासक बनते ही ये क्या करता है, इसको तय कर लेना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो शासक बनते ही गजनवी ने अपने राज्य को बुखारा साम्राज्य से क्या कर लिया, अलग कर लिया और स्वयं की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कहा कि मैं क्या हूँ, अब एक स्वतंत्र राजा हूँ और मुझ पर किसी भी राज्य का क्या नहीं है, दबाव नहीं है। और इसने खुरासान, गजनी, अफगानिस्तान के हिस्सों को भी क्या कर लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया और एक बड़ा साम्राज्य का क्या किया, निर्माण किया। बगदाद के खलीफा, आप खलीफा तो जानते होंगे, खलीफा जो होते हैं इस्लाम के उस समय, आजकल तो नहीं है, उस समय क्या होते थे, एक प्रबंधक, एक संरक्षक के रूप में काम करते थे। और ये जो थे हर राजा को एक मान्यता देते थे कि हाँ तुम एक खलीफा के तहत एक राजा हो, इस्लाम के तहत एक मान्यता प्राप्त राजा हो। तो बहुत सारे लोग इनसे क्या करते हैं, मान्यता प्राप्त करते थे। मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उनकी मृत्यु के बाद खलीफा का पद स्थापित किया गया ताकि उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रचार उसका धर्म का क्या कर सके, संचालन कर सके। इसीलिए इसका क्या हुआ, खलीफा पद की स्थापना की जाती है और उस पर धीरे धीरे बहुत सारे लोग बैठे। खलीफा जो हैं उस समय के थे अल कादिर वल्ला। क्या नाम था उनका, उनका नाम था अल कादिर वल्ला। इन्होंने क्या किया, इनको मान्यता दे दी और इनको उपाधियाँ दी। अमीन उल दौला, अमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। अमीन उल मिल्ला का होता है मुसलमानों का संरक्षक, यानी मुसलमानों की जो सेफ्टी करता है। और दूसरी उपाधि दी थी अमीन उल दौला, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। इनको दो उपाधियाँ दी थी, एक अमीन उल मिल्ला और एक उपाधि थी अमीन उल दौला। तो आपको याद रखना है, महमूद गजनवी को दो उपाधियाँ मिलती हैं, तो दोनों उपाधियाँ तुमको याद रखनी है। उसके बाद इसने सिस्तान, ख्वारिज्म और गौर को भी क्या किया, अपने अधिकार में कर लिया। आपको मालूम है ये जो सिस्तान है ये कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्या होता है, क्यों इसने भारत पर आक्रमण किया, ऐसी क्या वजह रही कि महमूद गजनवी जो है वो भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं, सबसे पहला कारण है धन संपदा की प्राप्ति। इसने सुना था कि भारत में बहुत सारा पैसा है, वहाँ के लोगों के पास बहुत सोना चांदी है, तो इसलिए भारत पर आक्रमण करना चाहता था। दूसरा था हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। ये जानता था कि हाथी जो हैं वो युद्ध में एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये भी क्या था, हाथी चाहता था अपनी सेना में। और भारत के हाथी जो थे उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे युद्ध की दृष्टि से, इसलिए ये चाहता था कि मुझे भी क्या मिले, हाथी मिले। तीसरा इसका कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये चाहता था कि इस्लाम जो है वो संपूर्ण क्षेत्र में फैले, जहाँ तक मेरा राज्य विस्तार है वहाँ तक क्या है, इस्लाम धर्म फैले। क्योंकि जो खलीफा होता था उसके अधीन होते थे और खलीफा इनको आदेश देते थे कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करो अपने साम्राज्य में। और चौथा जो कारण है वो है साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चार महत्वपूर्ण कारण थे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के: धन संपदा की प्राप्ति, हाथियों को प्राप्त करने की लालसा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है, अब देखिए इसके संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसने भारत पर कितने आक्रमण किए। तो किसने कहा, हम किसके कहने पर ये माने कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, क्यों माने? तो दो इतिहासकार हैं, सर हेनरी इलियट और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर ईसरी प्रसाद। इन दो इतिहासकारों ने ये कहा है
कि इन्होंने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। तो हम अब जो है इन 17 आक्रमण को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था, ये क्रम है इनके 1 2 3 4, ये सन है, किस सन में किया था और किस क्षेत्र पर किया था, ठीक है। ये भी इसमें क्षेत्र दिए हुए हैं, किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण हुए और किसका शासन था, किसके शासन में आक्रमण हुआ। जैसे पहला आक्रमण जयपाल के समय हुआ था, दूसरा भी जयपाल के समय हुआ था। तो ये इसमें क्या है, राजाओं के नाम है। इधर जिन क्षेत्रों पर आक्रमण हुए, तो ये इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला जो आक्रमण है वो होता है 1000 ईस्वी में, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण होता है और इस समय यहाँ का जो राजा था वो था जयपाल, ठीक है। इस समय जो है वो कुछ दुर्ग जो हैं उनको जीत लेता है, लेकिन गजनवी वापस चला जाता है। फिर दोबारा 1001 ईस्वी में वापस आता है और पेशावर पर आक्रमण करता है। इस पेशावर पर जब आक्रमण हुआ था तो जयपाल और इसके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की क्या हुई, हार हुई, ठीक है। जयपाल की हार होती है और जयपाल को ये बंदी बना लेता है। और जब बंदी बना लेता है तो जयपाल इससे ये कहता है कि तुमको क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे हाथी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे हाथी चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, मुझे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो जयपाल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 25 हाथी दूंगा। कितने हाथी दूंगा? 25 हाथी दूंगा और 2.5 लाख दिनार दूंगा, ठीक है। कितनी? 2.5 लाख जो है वो तुमको दिनार दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। तो गजनवी बोलता है ठीक है, मुझे हाथी और पैसा दीजिए, मैं तुम्हें क्या है छोड़ दूंगा। और इसको छोड़ दिया जाता है, जयपाल को छोड़ दिया जाता है 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार के बदले में। लेकिन जब जयपाल छूटकर वापस अपने राज्य में लौटता है तो जनता कहती है देखिए कैसा राजा है, अपने राज्य की संपत्ति को दूसरे राजा को सौंप दिया और स्वयं बड़े मज़े से क्या है आराम कर रहा है राजमहलों में। तो इससे क्या होता है, अपमानित महसूस होता है और ये क्या करता है, स्वयं को जला लेता है, आग से आग लगा लेता है और ये मर जाता है, ठीक है। अगला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था बठिंडा पर और यहाँ के जो उस समय के शासक थे वो थे विजयराज। वो इसका आक्रमण का सामना, विजयराज जो है वो आक्रमण का सामना नहीं कर पाता और ये भी आसानी से गजनवी के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। चौथा आक्रमण होता है 1006 में मुल्तान पर। और मुल्तान पर जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ के शासक थे दाऊद करमाती, ठीक है। ये भी इनका सामना नहीं कर पाते। पांचवा आक्रमण जो है वो 1007 1008 में होता है वापस से मुल्तान पर। और सुखपाल के समय क्या हुआ था, ये आक्रमण हुआ था, लेकिन ये भी इसको नहीं रोक पाते। अगला जो आक्रमण हुआ था, छठवां आक्रमण 1008 से 1009 के बीच में, उस समय वहिंद और आज बोलते हैं इसको पेशावर, ठीक है। उस समय वहिंद बोलते थे, ये जयपाल की राजधानी हुआ करती थी पहले, तो इसको आज बोलते हैं पेशावर। इस पर आक्रमण हुआ था और आनंदपाल यहाँ का राजा था। मैंने कल बताया था ना, ये जयपाल का बेटा था आनंदपाल, ये यहाँ का क्या बनता है, राजा बनता है। लेकिन ये भी इसको नहीं रोक पाता और छठवां आक्रमण भी क्या है, ये जीत जाता है। सातवां आक्रमण हुआ था नारायणपुर अलवर में, ये अपने पास में ही नारायणपुर अलवर में आक्रमण हुआ था और सामने कोई शासक ही नहीं आया, ठीक है। जब आक्रमण हुआ था अलवर के ऊपर नारायणपुर पे, तो एक कबीले के रूप में एक जगह थी और यहाँ पर किसी भी शासक ने इसका सामना नहीं किया। ऐसे ही इसने इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। आठवां जो आक्रमण है, आठवां इसने जो आक्रमण किया था वो किया था मुल्तान पर। और मुल्तान के वही शासक थे सुखपाल। वापस से सुखपाल के ऊपर आक्रमण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आनंदपाल के साथ मिलकर दोबारा से कोई प्लान बना रहे थे गजनवी को परास्त करने का, इसलिए इन पर वापस आक्रमण होता है। फिर उसके बाद थानेश्वर पर आक्रमण हुआ। थानेश्वर से इन्हें अपार संपत्ति प्राप्त होती है और थानेश्वर को लूट के ये क्या है, वापस अपने राज्य में लौट जाता है।
फिर दोबारा आता है 1014 में नंदन, और नंदन का राजा था त्रिलोचन पाल। ये बेटा किसका था? ये बेटा था आनंद पाल का। ठीक है, जयपाल का बेटा था आनंद पाल और आनंद पाल का बेटा था त्रिलोचन पाल। याद रखना है तुमको। तो आनंद पाल के बाद जो इस त्रिलोचन पाल ये शासक बना था, ये कहाँ का शासक बना था? नंदन का। तो ये क्या होता है? परास्त हो जाता है और परास्त होके भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? शिवालिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भाग जाता है। 11वां ये कहाँ का शासक बना था? नंदन का। तो ये क्या होता है? परास्त हो जाता है और परास्त होके भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? शिवालिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भाग जाता है। 11वां आक्रमण जो होता है वो 1015-16 में हुआ था कश्मीर पर, और कश्मीर पर उस समय शासक जो था वो था संग्राम लोहार का। ठीक है, किसका शासन था? संग्राम लोहार का था। और ये पहला आक्रमण ऐसा था, ये पहला आक्रमण ऐसा था जिसमें गजनवी जो है वो जीतने में असफल रहता है। यहाँ पर एक दुर्ग पड़ता है लोहकोट दुर्ग, उसको ये नहीं जीत पाया और इसे असफल होकर लौटना पड़ा। ठीक है, तो इसने पहली बार विफलता देखी थी। फिर इसके बाद इसने जो 12वां आक्रमण किया था वो मथुरा और कन्नौज पर किया था। मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया था और उसमें प्रतिहार राजपाल ये यहाँ के शासक थे। और मथुरा और कन्नौज से इसने बड़ी मात्रा में पैसा प्राप्त किया। यहाँ के जो मंदिर थे उनको तोड़ दिया, हजारों मंदिरों को नष्ट कर दिया। अपार धन संपदा इसको क्या होती है? प्राप्त होती है। इसके बाद जो यहाँ का जो ये राज्यपाल नाम का ये शासक था, ये क्या करता है? भाग जाता है, युद्ध ही नहीं करता। ठीक है, अगला आक्रमण जो वो कालिंजर पर होता है। चंदेल जो थे वो त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर इससे क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। सफल ना होने के पीछे कारण था इनके अंदर एकता का अभाव था। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया था? प्लान कर लिया था चंदेलों ने कि हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन जैसे ही आक्रमण होता है तो यहाँ का शासक जो था विद्याधर था, वो क्या होता है? सेना के आते ही रात्रि में भाग जाता है, और जब भाग जाता है तो मुकाबला नहीं हो पाता। फिर उसके बाद अगला आक्रमण कश्मीर पर होता है दोबारा, और यहाँ पर इस समय स्त्री शासका थी, यानी कि इनकी जो रानी थी वो इस समय यहाँ पर शासन कर रही थी, और इस बार ये युद्ध हार जाती हैं। 15वां जो आक्रमण हुआ था वो ग्वालियर पर होता है, और ग्वालियर पर जो आक्रमण हुआ था यहाँ के जो शासक थे वो चंदेल थे, ये भी युद्ध हार जाते हैं। 16वां आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर, और यहाँ के जो राजा थे वो भीमदेव प्रथम यहाँ के शासक थे। जब ये आक्रमण हुआ था तो इसकी सूचना भीमदेव को चल जाती है, और भीमदेव जो है इसके आने से पहले ही यहाँ से भाग जाता है, यानी कि पहुँचता भी नहीं, उससे पहले ही क्या हो जाए? भाग जाता है। और यहाँ से इसे बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा क्या होती है? प्राप्त होती है। फेमस है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो इससे मांग करते हैं कि सोमनाथ मंदिर को ना तोड़ा जाए, और हम तुम्हें क्या है? बहुत धन संपदा देंगे। तो ये कहता है दीजिए। तो जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो उसको बहुत सारा पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी ये उनसे कहता है कि मुझे मूर्ति वंजक यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला के नाम से अगर जाना जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसने क्या किया? फिर मंदिर को तोड़ दिया। ठीक है, और जो अंतिम आक्रमण हुआ 1027 में वो सिंध के जाटों पर होता है, और ये इसका क्या होता है? अंतिम आक्रमण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके 17 आक्रमण जो हैं उनका कालक्रम है, और अपने इन आक्रमणों के दौरान इसने बेहिसाब संपत्ति जो है वो भारत से प्राप्त करता है, लेकिन ये भारत में रुकता नहीं था। जैसे ही कोई भी राज्य जीतता तो तुरंत वापस चला जाता था, रुकता नहीं था, जीतने के पश्चात वापस लौट जाया करता था। ठीक है, तो ये इसके आक्रमण का कालक्रम था जो हमने इसे समझने का प्रयास किया। अब आगे देखिए, महमूद के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा?
मतलब क्या इससे हुआ, क्या स्थिति बदली। देखिए, इससे भारत पर आक्रमण के जो 17 आक्रमण हुए थे, उसके पश्चात भारत में तुर्क बस्तियों का बसना क्या हो गया, आरंभ हो गया। जो इसके साथ लोग आते थे सेना में, वो यहीं पर क्या हो गए, बसने लग गए। पंजाब, सिंध और मुल्तान जो है वो तुर्की साम्राज्य का क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। और जो हिस्से थे उनको लूटने के बाद ही छोड़ देता था, लेकिन पंजाब, सिंध और मुल्तान जो भाग है उसको इसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। महमूद के बाद जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं वो शासक बनते हैं 1186 ईस्वी तक। इसके बाद हिंदू शासकों की कमजोरी उजागर होती है। इतनी बार ये भारत में आया, 17 बार भारत में आता है, हर बार हर राजा को हरा के चला भी जाता है, लेकिन ये लोग आपस में मिलकर इसका मुकाबला नहीं करते। एक बार एक राजा को हराया तो दूसरा राजा इंतजार करता था कि चलो इस राजा को हरा दिया, तो उसे बिल्कुल अच्छा महसूस होता था। और जब ये अगली बार आक्रमण आता करने आता तो जो हारे हुए राजा थे वो नेक्स्ट वो देखते थे कि देखो मैं हारा तो अब ये भी हार गया। तो इस प्रकार ये बार बार भारत में आता रहा, लेकिन इन लोगों ने एकता नहीं दिखाई इसके विरुद्ध। अगर ये सारे लोग एक बार मिलकर इसको दबोच लेते तो ये दोबारा भारत में आने का प्रयास ही नहीं करता, लेकिन एकता का इनके अंदर अभाव था। दूसरे राज्य पर आक्रमण होता तो दूसरा राज्य उसको देखता रहता था। अगर इतने सारे लोग जो थे पहले ही मिलकर इसको प्रारंभ में ही हरा देते तो ये भारत में ना तो प्रवेश करता और ना ही इसका इतना आतंक भारत में रहता। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता का इनके अंदर अभाव दिखा था। उसके बाद महमूद गजनबी को इन्होंने नहीं रोका। उसके भी बाद जब ये इतने युद्ध हार गए तो इन लोगों ने, इनके जो कमज़ोर उत्तराधिकारी हुए, इनके जो बेटे हुए थे, उनको भी इन्होंने भगाने का प्रयास भारत से नहीं किया था। तो इतनी भारतीय राजाओं की कमियां रही हैं। ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहे। जो दूसरे शासक आते थे उनका ना तो ये विरोध करते। अगर ये लोग प्रारंभ से ही कोई बाहर से कोई शासक आता उसका ये विरोध करते, उसके सामने एक होके लड़ते, भले ही अपने राज्य अलग अलग रखते, लेकिन अगर ये भारत के बाहर से जो राजा आ रहा है उसके विरुद्ध अगर एक रहते तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग सफल हो पाते। तो इस प्रकार महमूद गजनवी का एक सफलतापूर्वक अभियान भारत में रहता है और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना ये कर पाता है। ठीक है, महमूद गजनवी सफल शासक के तौर पर अपनी सत्ता जो है वो स्थापित कर लेता है। अब देखिए, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है, इसका जो जन्म है वो 1449 ईस्वी को अफगानिस्तान में हुआ था और इसकी जो मृत्यु है वो 15 मार्च 1206 को कहाँ हुई थी, रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, मोहम्मद गौरी को समझने से पहले आपको इसके अतीत में जाना होगा। जब 1010 में महमूद गजनबी ने गौर साम्राज्य को जीत लिया था तो यहाँ के निवासी जो थे, जो गौर के जो निवासी थे, उनको बलात मुसलमान बना दिया इसने। और यहाँ के जो लोग युद्ध में गुलाम बनाए गए उनको इसने अपनी सेना में क्या किया, भर्ती कर लेता है, क्योंकि गुलाम जो लोग थे उनको पैसा तो देना पड़ता नहीं था। तो जो भी युवक होते थे उनको इसने अपनी सेना में क्या किया, शामिल कर लिया। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए एक स्टोरी के माध्यम से तुम्हें समझना होगा। जिस समय महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है तो चारों तरफ इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके उत्तराधिकारी जो हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो चारों तरफ लोग जो हैं वो स्वतंत्र होना चाहते थे। अब स्वतंत्रता के लिए ही गौरी राजवंश की नींव रख देता है अलाउद्दीन जहान सोज नाम का एक व्यक्ति था। वो क्या करता है, गौरी राजवंश की नींव रख देता है और अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्या होता है। गजनी का एक अंतिम शासक था बैराम शाह। गजनी का अंतिम शासक कौन था, बैराम शाह था। इसने क्या किया, अपनी पुत्री जो थी उसका विवाह कर दिया गौर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ। अब जब इसने इसके साथ विवाह कर दिया तो कुछ समय के बाद
क्षेत्र को लेकर, साम्राज्य क्षेत्र को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। कुतुबुद्दीन ये सोचता था कि इसने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दिया तो अब ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन क्या होता है, बैराम शाह जो होता है वो साम्राज्य के लिए इतना गिर जाता है कि कुतुबुद्दीन को बुलावा देता है कि आइए गजनी और हम कुछ मुलाकात करते हैं। इसे भोज पर बुलाता है और इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, बैराम शाह का दामाद लगता था कुतुबुद्दीन। अब उसके बाद क्या होता है, दोनों वंशों में शत्रुता हो जाती है गजनी और गौर के बीच में। अब जो गौर का शासक बनता है सैफुद्दीन, सैफुद्दीन ने क्या किया, अपने बड़े भाई की हत्या जब कर दी तो ये क्या करता है, आक्रमण कर देता है गजनी के ऊपर, जो इसे नहीं करना चाहिए था। ये क्रोध में आ जाता है, आवेश में आ जाता है। तो बैराम शाह क्या करता है, इसको भी बंदी बना लेता है और इसकी भी क्या करता है, हत्या कर देता है। स्वाभाविक है, जो राजा वहाँ का है अगर आप उस पर पहले से जाकर आक्रमण करोगे तो वो तो पहले से तैयार होगा। सैफुद्दीन के बाद क्या होता है, इसका छोटा भाई अलाउद्दीन क्या बनता है, गौर का शासक बनता है। अलाउद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी मतलब समझ लेना, ठीक है, एज ए स्टोरी आपको याद रखना है बस। अब उसके बाद अलाउद्दीन शासक बना, इसने क्या किया, तैयारी की और तैयारी के बाद गजनी पर क्या किया, आक्रमण किया और इस बार ये क्या होता है, जीत जाता है और अलाउद्दीन जो है वो गजनी नगर को लूटता है, इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, और जो बैराम शाह जो था वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन का कुछ समय के बाद देहांत हो जाता है और उसके बाद जो है उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन गद्दी पर बैठता है और गयासुद्दीन जो है उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता है और 1173-74 में गयासुद्दीन जो है अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन, क्या नाम था, शिहाबुद्दीन को क्या बनाता है, गजनी का शासक बनाता है। और जो शिहाबुद्दीन जो था वही भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो मैंने ये कहानी बताई है इसलिए बताई है क्योंकि गयासुद्दीन ही आगे जाके मोहम्मद गोरी बन जाता है, जिसे हम मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि मोहम्मद गोरी जो है उसका जो पहले नाम था शिहाबुद्दीन, जो कि गयासुद्दीन का क्या था, भाई था। तो ये सारा घटनाक्रम होता है और भारत के इतिहास में एक नया शासक उभर के आता है जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को हम अगले वीडियो में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, उस चीज़ को आप कमेंट सेशन में बताना ताकि हम अगली वीडियो को शुरू करने से पहले उस पर ध्यान दे सकें। ठीक है, और कोई भी समस्या हो तो तुम मुझे बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।